Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Here is Rahil Ahmed and a very warm welcome to all of you. Students, as you all know that we are discussing about S&P block chemistry of second year chemistry. अब तक हमने पीरियड 3 एलिमेंट्स का एक जनरल इंट्रोडक्शन लिया, उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पर बात की और फिर उसके साथ हमने उनके एटॉमिक रेडियस पर डिटेल डिस्कशन की। हर एक चीज़ को उनके हर ट्रेंड के लिहाज से हमने जो डेविएशंस आ रही हैं, जो नॉर्मल ट्रेंड से हट के रेगुलरिटीज़ आ रही हैं, उन सारी चीज़ों पर हमने बात कर ली। आज की इस लेक्चर के अंदर हम सेकंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ में से बात करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी पे। आयोनाइजेशन एनर्जी IE। इस लेक्चर के अंदर हम पीरियड 3 की आयोनाइजेशन एनर्जी पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक जर्नल और ब्रीफ कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे कि व्हाट आयोनाइजेशन एनर्जी एक्चुअली इज़, कि एक्चुअली आयोनाइजेशन एनर्जी ख़ुद क्या है, जर्नल इसके ट्रेंड्स क्या हैं, उन पर बात करेंगे। फिर हम इनको स्पेसिफ़िकली विद रिस्पेक्ट टू पीरियड 3 देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। इससे पहले एक और चीज़ क्लियर कीजिएगा कि अक्सर जगहों पे लोग आयोनाइजेशन पोटेंशियल एंड आयोनाइजेशन एनर्जी को सेम ले लेते हैं। देयर इज़ अ बिट डिफरेंस बिटवीन आयोनाइजेशन एनर्जी एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल पे। आप अगर एफएससी के स्टूडेंट हैं तो आपने आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल को सेम नहीं कहना, इस बात को आपने जहन में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जिसकी चीज़ की बात करने जा रहे हैं दैट इज़ आयोनाइजेशन एनर्जी। आइए इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि हमारे पास एक कोई भी एटम है, इसका न्यूक्लियस, ये इसका कोई भी इलेक्ट्रॉन है, किसी शेल में रिवॉल्व कर रहा है। अब आप शुरू से ये बात पढ़ते आते हैं कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन शेल्स में रिवॉल्व करते रहते हैं और ये न्यूक्लियस उन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किए हुआ है और बाउंड करके रखे हुए है। जब तक ये न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉनों को, यानी कि जो भी इलेक्ट्रॉन उसके शेल्स में मौजूद हैं, सब शेल्स में मौजूद हैं, ऑर्बिटल्स में मौजूद हैं, उनको बाउंड करके रख रहा है, वो इलेक्ट्रॉन उसके बाहर नहीं जा सकते। अब अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से निकालना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं, या इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से, मीन न्यूक्लियस की प्रॉक्सिमिटी से, न्यूक्लियस के अराउंड से, शेल्स में जो बाउंड स्टेट में है वहाँ से हम उसको निकालना चाहते हैं, एटम को आयोनाइज बनाना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए ये करना पड़ेगा कि इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी ज़्यादा कर दी जाए कि ये अट्रैक्टिव फोर्स को ओवरकम कर ले, कि जो फोर्स न्यूक्लियस के इसके ऊपर लग के इसको बाउंड किया हुआ है, अगर इसकी अपनी एनर्जी इतनी हो जाए कि ये फोर्स उसके मुकाबले में कुछ भी ना रहे तो ये इसके शेल से निकल सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी किसी भी शेल से कोई इलेक्ट्रॉन निकलना चाहेगा तो उसको एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। किसी भी इलेक्ट्रॉन को किसी एटम के शेल से निकालने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी दैट एक्चुअली इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो किसी भी एटम के वैलेंस शेल से, आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, कंप्लीटली निकालने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसे हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। अब याद रखना, हम यहां पर ये बात कहेंगे from outermost shell of an isolated gaseous atom। ये एटम गैसियस स्टेट में होना चाहिए, एक सिंगल एटम होना चाहिए, तब हम उसकी जो एनर्जी उसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दे रहे हैं वो आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। तो यहाँ पर आपने ये बात याद रखनी है कि हम आइसोलेटेड गैसियस एटम क्यों कहते हैं। इसकी वजह यह है कि अगर वो लिक्विड स्टेट में है या कंबाइंड स्टेट में है तो हम उसे जो एनर्जी देंगे
फर्स्ट वो इंटरमॉलिक्यूलर देन इंट्रा एटॉमिक फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल होंगी। तो जब एक एटम मुकम्मल तौर पर आइसोलेट हो जाएगा उसके बाद हम जो एनर्जी उसको प्रोवाइड करेंगे वो उसके इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए रिक्वायर्ड होगी। तो दैट्स व्हाई वी यूज आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो ये बात आपको क्लियर होगी कि किसी भी एटम के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी हम प्रोवाइड करेंगे दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब याद रखिएगा आयोनाइजेशन एनर्जी की डिफरेंट टाइप्स हम लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि अगर किसी एटम के फर्स्ट टाइम किसी इलेक्ट्रॉन को बम्बार्ड करके या एनर्जी देकर निकाला जाए वो कहलाती है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। इसकी हम डिटेल में नहीं जाएंगे लेकिन जनरली मैं आपको बता रहा हूँ कि आयोनाइजेशन एनर्जी की हम डिफरेंट टाइप्स की बात इस तरह से करते हैं कि नंबर 1 फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, नंबर 2 सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब यह है कि किसी भी एटम को फर्स्ट टाइम एनर्जी देकर उसमें से पहला इलेक्ट्रॉन यानी कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाला जाए, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। दूसरी बात, अगर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुका है अब उस कैटाइन का हम कोई इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ पर पॉइंट की बात याद रखना कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इज always less than second ionization energy. That's very much important point कि first ionization energy second ionization energy से हमेशा कम होनी है। अब उसकी वजह आपको क्लियर हो गई कि जब भी किसी एटम का एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा वो कैटाइन बन जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम, न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा। अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन को अगर हम निकालना चाह रहे हैं अगरचे वो सेम शेल में क्यों ना हो, अगरचे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन और सेकंड इलेक्ट्रॉन दोनों सेम शेल में क्यों ना हो, लेकिन सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें पहले के मुकाबले में ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगी। दैट्स वाई वी से फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज लेस देन सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। यहाँ तक ये जनरल बात है। अब यहाँ पर आपने ये देखना है कि आयोनाइजेशन एनर्जी की यूनिट क्या है। यूनिट ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इट्स एनर्जी, तो आप इसकी यूनिट लेते हैं किलो जाउल पर मोल। किलो जाउल पर मोल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इन बातों को क्लियर रखना है, यूनिट्स को आपने ध्यान में रखना है। अगर आप किलो जाउल की बात करेंगे तो दैट विल बी पर मोल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करोगे तो दैट विल बी फॉर वन एटम, और अगर हम किलो कैलोरीज की बात करेंगे तो दैट विल बी फॉर 1 मोल। दीज आर 3 डिफरेंट यूनिट्स विच आर यूज्ड टू एक्सप्रेस आयोनाइजेशन एनर्जी। आई होप ये बात भी आपको क्लियर होगी कि आयोनाइजेशन एनर्जी को एक्सप्रेस करने के लिए हम डिफरेंट यूनिट्स लेते हैं। अब आते हैं हम आयोनाइजेशन एनर्जी किसी भी एटम की किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है कि हम बात करेंगे किन किन फैक्टर्स के ऊपर किसी भी एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करेगी। सबसे पहली चीज़ याद रखना, आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है एटॉमिक रेडियस पे, एटॉमिक रेडियस। दूसरी है शील्डिंग इफेक्ट। तीसरा फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज। चौथा फैक्टर है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, और पांचवा फैक्टर है ऑर्बिटल पेनिट्रेशन इफेक्ट। ऑर्बिटल पेनिट्रेशन इफेक्ट, ये 5 फैक्टर हैं जिसके ऊपर किसी भी एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करेगी। आइए देखते हैं कि कैसे कैसे इनके ऊपर डिपेंड करती है। देखना याद रखिएगा,
एटॉमिक रेडियस और आयोनाइजेशन एनर्जी का इनवर्स रिलेशन है कि अगर एटॉमिक रेडियस एटम का साइज बढ़ता जा रहा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती जाएगी। इसको यूं लीजिए, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं ये एक एटम है, इसका ये साइज है, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसी साथ दूसरा एटम है, उसका साइज इससे लार्जर है। तो अब अगर आप इस एटम और इस एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करेंगे तो हमने ये कहना है कि इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। क्यों? कि अगर आप इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देखोगे तो इस और न्यूक्लियस के बीच डिस्टेंस कम है और अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होगी। इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस टाइटली बाउंड रखेगा और इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस लेस टाइटली बाउंड रखेगा हैज कंपेयर टू दिस वन। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें कम एनर्जी चाहिए होगी और इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। तो हम क्या कहेंगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी और एटॉमिक रेडियस का इन्वर्स रिलेशन है। अगर एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? कम होगी, और अगर एटॉमिक रेडियस कम होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। ये एक है। दूसरा है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट का भी याद रखिए, शील्डिंग इफेक्ट भी इन्वर्सली रिलेटेड है आयोनाइजेशन एनर्जी के, कि शील्डिंग इफेक्ट अगर बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। अब शील्डिंग इफेक्ट क्या है कि न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच शेल्स आकर उस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के इफेक्ट से बचा लें, शील्ड कर लें। अब अगर इसी को मैं लेकर एक्सप्लेन करूं तो यहां देखें, इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच कुछ भी नहीं है, दे आर डायरेक्टली इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में, उनके बीच कुछ भी नहीं है। तो न्यूक्लियस की जो अट्रैक्टिव फोर्स होगी वो उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर परमानेंटली कंप्लीटली लगेगी। जबकि यहाँ पर अगर आप देखें, न्यूक्लियस और आखिरी इलेक्ट्रॉन के बीच ये शेल आ गया है, इस शेल ने आकर इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से शील्ड कर लिया है। बीच के शेल ने आकर आखिर वाले इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से बचा लिया है। इसको कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। जितना ये शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, एटम का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा, और जितना इलेक्ट्रॉन दूर होता जाएगा हम कहते हैं वो इलेक्ट्रॉन लेस टाइट होता जाएगा, लेस बाउंड होता जाएगा, और उसको कम एनर्जी देकर हम वहाँ से रिमूव कर लेंगे। तो अब यहाँ पर हम ये कहेंगे कि शील्डिंग इफेक्ट और आयनाइजेशन एनर्जी का रिलेशन इनवर्स है। शील्डिंग इफेक्ट अगर ज़्यादा हो रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, और अगर शील्डिंग इफेक्ट कम हो रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। आते हैं न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज और आयनाइजेशन एनर्जी का रिलेशन है डायरेक्ट, कि अगर किसी एटम का न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी उसकी बढ़ेगी। न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने का मतलब है कि न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस आउटर इलेक्ट्रॉन के ऊपर बढ़ रहा है। जब न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस आउटर इलेक्ट्रॉन पर बढ़ रहा है तो वो न्यूक्लियस के करीब आ जाएगा, न्यूक्लियस को उसको टाइट कर लेगा। अगर वो टाइट हो रहा है तो उसको निकालने के लिए हम ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। उसका मतलब ये हुआ कि अगर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता जा रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है, और अगर न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। तो यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना कि एक्चुअली हम बात करते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कि न्यूक्लियस का वो चार्ज जो एक्चुअली आउटर इलेक्ट्रॉन तक पहुंच पाता है। अब देखिए, जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा शेल्स भी बढ़ेंगे। शेल्स के बढ़ने की वजह से क्या होगा कि आउटर इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूर होता जाएगा, जिसकी वजह से न्यूक्लियस का जो असर यहाँ तक पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंचता। जब नहीं पहुंचता तो हम ये कहते हैं कि जो इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो न्यूक्लियर चार्ज से कम है। इसमें मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट फैक्टर के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के ऊपर। यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का आयनाइजेशन एनर्जी के ऊपर किस तरह से इफेक्ट पड़ता है।
याद रखिए हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को दो तरह से लेते हैं, एक को हम कहते हैं स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन और एक को हम कहते हैं अनस्टेबल और लेस स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। कोई भी ऑर्बिटल है या कोई भी सबशेल है, उसके तीन केसेस हो सकते हैं, या वो कंप्लीटली फिल्ड हो, या वो पार्शियली फिल्ड हो, या वो हाफ फिल्ड हो। ये तीन चीज़ें हैं, याद रखिएगा कि मैं इनको रफ कर देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आखिरी पॉइंट अगेन डिस्कस कर लूँगा कि सबशेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के तीन केसेस हैं। नंबर 1 कंप्लीटली फिल्ड, नंबर 2 हाफ फिल्ड और नंबर 3 पार्शियली फिल्ड। अब मैं इसको क्लियर करता हूं। मिसाल के तौर पर ये देखिए, हमारे पास एक पी सबशेल है, इसमें आपके पास तीन ऑर्बिटल हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। इसको तीनों केसेस के लिए हम अलग अलग से बना लेते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जी, और इसी तरह से ये तीसरा पी एक्स, पी वाई, पी जी। अब देखिए कंप्लीटली फिल्ड होने का मतलब ये है कि इसके सारे ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हो। इसके अंदर कंप्लीट 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन इसके पूरे हों। हाफ फिल्ड का मतलब है इसके टोटल इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में हाफ इलेक्ट्रॉन। अब टोटल इसमें 6 आते हैं, यहाँ पर इसके क्या हों, 3 हों। और पार्शियली फिल्ड का मतलब है कि 3 और 6 के अलावा 4 हों या 5 हों या 2 हों। अब इसको आप, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये भी पार्शियली फिल्ड है, अगर इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है वो भी पार्शियली फिल्ड है, और अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो वो भी पार्शियली फिल्ड है। तो याद रखिएगा कि किसी भी सबशेल के लिए सबसे ज़्यादा स्टेबल जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है वो कंप्लीटली फिल्ड की होती है, उसके बाद हाफ फिल्ड होती है, और जो पार्शियली फिल्ड है वो अनस्टेबल या लेस स्टेबल होती है। तो हम जनरली ये कहते हैं कि ये दोनों स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, और अगर किसी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन स्टेबल है, कंप्लीटली फिल्ड है या पार्शियली फिल्ड है, तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होनी है। तो ये पॉइंट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ईटा से रिलेटेड एमसीक्यूज आपके इस पॉइंट से बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो ये पॉइंट आपने अपने जहन में रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट और लास्ट फैक्टर के ऊपर, दैट इज ऑर्बिटल पेनिट्रेशन इफेक्ट। नंबर 4 फैक्टर है जिसके ऊपर आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है, दैट इज ऑर्बिटल पेनिट्रेशन इफेक्ट। यहां पर आपने याद रखना, ऑर्बिटल पेनिट्रेशन इफेक्ट का मतलब सिंपल सा ये है कि एक ऑर्बिटल कितना न्यूक्लियस के क्लोजर है। इसको हम यूं कहेंगे कि एन ऑर्बिटल इज हाउ मच क्लोजर टू न्यूक्लियस। कोई ऑर्बिटल जितना न्यूक्लियस के क्लोजर होगा, हम कहेंगे वो ऑर्बिटल उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके इलेक्ट्रॉन उतनी टाइटली बाउंड होंगे। तो किसी भी ऑर्बिटल का ऑर्बिटल पेनिट्रेशन इफेक्ट डिसाइड करता है कि उसमें से इलेक्ट्रॉन इजीली जाएंगे या मुश्किल से जाएंगे। ऑर्बिटल पेनिट्रेशन के इफेक्ट का मतलब न्यूक्लियस के करीब, और अगर कोई ऑर्बिटल न्यूक्लियस के करीब है तो उसके इलेक्ट्रॉनों को न्यूक्लियस टाइटली बाउंड रखेगा और उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा। दैट्स द वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अगर हम देखें तो याद रखिएगा, सबसे ज्यादा नियरेस्ट ऑर्बिटल जो न्यूक्लियस की होता है दैट इज एस, उसके बाद पी, उसके बाद डी, उसके बाद एफ। अगर कहीं पे एक इलेक्ट्रॉन किसी एटम का एस में है, दूसरे का पी में है, तो पी से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होगा एज कंपेयर टू एस। सेम द केस विद पी के मुकाबले में डी की बात करेंगे तो डी से निकालना इजी, पी से निकालना मुश्किल एज कंपेयर टू डी। तो ये बात भी आपने अपने जहन में रखनी है
कि किसी भी एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी उसके ऑर्बिटल पेनिट्रेशन इफेक्ट के ऊपर डिपेंड करती है। क्लियर। अब हम अपने मेन पॉइंट की तरफ आते हैं कि पीरियड 3 के एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी का क्या इफेक्ट होता है। उससे पहले याद रखिए कि हम अगर जनरली पीरियोडिक टेबल की बात करें तो लेफ्ट टू राइट जर्नल उसकी बात करते हैं, लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। अब क्यों इंक्रीज होती है वो सारी बातें हमने डिस्कस की। लेफ्ट टू राइट जब आप जाओगे एक बात, एटॉमिक रेडियस कम होगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। एटॉमिक रेडियस कम, न्यूक्लियर चार्ज बढ़े, इलेक्ट्रॉन टाइट, एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी। ये बात क्लियर। जर्नल ट्रेंड की बात करते हैं। दूसरा है टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम जब हम बात करेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होनी चाहिए। आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। अब क्यों डिक्रीजेस होती है उसकी वजह वही कि व्हेन वी गो डाउन द ग्रुप, नंबर 1 एटॉमिक साइज बढ़ता है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है। एटॉमिक साइज शील्डिंग इफेक्ट दोनों का आयनाइजेशन एनर्जी के साथ इनवर्स रिलेशन है। ठीक हो गया। ये था जनरल ट्रेंड। अब हम यहां से अपने पीरियड 3 के एलिमेंट की बात करेंगे। ठीक है। उसको अगर मैं ग्राफी के लिए आपको बताऊं, पीरियड 3 के एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी को ग्राफ की मदद से। ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आता है सोडियम, उसके बाद है मैग्नीशियम, उसके बाद है एल्यूमिनियम, उसके बाद है हमारे पास सिलिकॉन, फिर है फास्फोरस, फिर है सल्फर, फिर है क्लोरीन, फिर है आर्गन। अब चूंकि ये पीरियड में लेफ्ट टू राइट आ रहे हैं तो ट्रेंड के मुताबिक क्यों होना चाहिए, सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी सोडियम की, सबसे ज़्यादा आर्गन की। लेकिन जब हम देखते हैं तो सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी अपने ट्रेंड के मुताबिक सबसे कम होती है। सोडियम के बाद मैग्नीशियम की एनर्जी उससे ज़्यादा हो जाती है। ठीक है। उसके बाद एल्यूमिनियम की एनर्जी, ये इसको थोड़ा सा मैं ऐसे बनाऊं यूं। ठीक है। अब सोडियम के बाद एल्यूमिनियम की एनर्जी इंक्रीज हो गई जो ट्रेंड के मुताबिक बात है। लेकिन मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम को देखेंगे तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम से कम हो जाएगी। ठीक है। आगे चलें, सिलिकॉन की आयनाइजेशन एनर्जी फिर उससे ज़्यादा हो जाएगी, फिर फास्फोरस की और ज़्यादा हो जाएगी जो कि एक रेगुलर ट्रेंड है। फिर आगे चलें, फास्फोरस के बाद सल्फर, सल्फर की आयनाइजेशन एनर्जी फास्फोरस से कम होती है। आगे जाएं क्लोरीन, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी फिर ज़्यादा, फिर आर्गन है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी फिर सबसे ज़्यादा। तो अगर आप इस पीरियड में देखेंगे तो दो जगहों पर आपको नॉर्मल ट्रेंड से डेविएशन नज़र आती है। एक ये जगह है जहां पे मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की बात आती है, और दूसरी वो जगह है जहां पे फास्फोरस और सल्फर की बात आती है। कि उसूलन या जनरल बात के मुताबिक या हमारे ट्रेंड के मुताबिक मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए लेकिन कम होती है। इसी तरह से फास्फोरस के बाद सल्फर की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए लेकिन कम होती है। अब इसकी वजह क्या, इसको हम डिस्कस करते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप इनके एटॉमिक नंबर लिखें, सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12, इसका 13, 14, 15, 16, 17, 18। क्लियर। अब आते हैं हम मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखें 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। अब अभी हमने एक बात डिस्कस की कि किसी भी एटम की जो
आयोनाइजेशन एनर्जी है दैट डिपेंड्स ऑन ऑर्बिटल पेनिट्रेशन इफेक्ट। अगर आप मैग्नीशियम में देखोगे तो S सब शेल है और S ऑर्बिटल है। एल्यूमिनियम में देखो तो क्या है, P सब शेल या P ऑर्बिटल है। और हमने ये कहा था कि हैज कंपेयर टू S, P में से इलेक्ट्रॉन इजीली जाएगा, S में से इलेक्ट्रॉन मुश्किल से जाएगा। तो ये असल वो वजह है कि S का ऑर्बिटल पेनिट्रेशन इफेक्ट यानी कि न्यूक्लियस के वो क्लोज होता है जिसकी वजह से उसके इलेक्ट्रॉन टाइट होते हैं। और ऑन द अदर हैंड जो P है इसके इलेक्ट्रॉन हैज कंपेयर टू S लूज होते हैं, न्यूक्लियस से दूर होते हैं, ऑर्बिटल पेनिट्रेशन इफेक्ट कम होता है जिसकी वजह से एल्यूमिनियम की आयोनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम से कम आती है। दैट्स द इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपने अपने जहन में रखना है। अब आते हैं अगले दो एलिमेंट पे, फास्फोरस और सल्फर पे। इनकी भी उसी तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पे बात करेंगे। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, ठीक है। और अगला है 16 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। अब मैं इनके भी दोनों p की बात करूंगा। अगर मैं इसको यहां पे बनाऊं, आप इसको यहां पे देखिए कि इसका 3p ऑफ फास्फोरस क्या है जी, px py pz, एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, 3p3 है। और सल्फर को अगर हम देखें तो 3p4, उसका मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, तो px py pz। अगर आप इन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखो तो क्या है, दिस इज पार्शियली सॉरी दिस इज हाफ फिल्ड, ये जो है ये हाफ फिल्ड है, और ये जो है दिस इज पार्शियली फिल्ड। और हमने ये बात कही है कि पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल ये सब शेल अनस्टेबल होता है एज कंपेयर टू हाफ फिल्ड ये कंप्लीटली फिल्ड। इसकी वजह से इसका यहां से इलेक्ट्रॉन जाना आसान होगा एज कंपेयर टू इसके तीनों इलेक्ट्रॉनों में से। तो यहां पर फास्फोरस और सल्फर की आयनाइजेशन एनर्जी में नॉर्मल टर्न से डेविएशन आने की वजह इनकी स्टेबल और अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, और मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में डेविएशन की वजह ऑर्बिटल पेनिट्रेशन इफेक्ट है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें आयनाइजेशन एनर्जी की जनरल और विद रेफरेंस टू पीरियड 3 आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर ली होंगी। ये जो डेविएशन है जिसमें स्टूडेंट्स को अक्सर ट्यूटर को भी प्रॉब्लम रहता है, आई होप इसके बाद आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। Still, if you have any confusion regarding this topic, you can mention it in comment box. We will see you in next lecture. Till then, thank you very much.